Good morning, dear student. In the continuation of chapter chemical bonding, today we will do the some parameters of bond. In my last video, I have explained about the bond. There are two types of bond mainly, ionic bond and covalent bond, which we have already discussed in previous video. So today we will discuss bond parameters. मीन्स बॉन्ड से रिलेटेड जो चीजें हैं, लेंथ है, स्ट्रेंथ है, देन हाउ कैन वी मेजर या हाउ कैन वी डिटरमाइन द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ. सो फर्स्ट इसका पैरामीटर है बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल्स. बॉन्ड लेंथ जैसे आपको नेम से ही पता लग रहा है, मीन्स दो एटम्स व्हेन दे फॉर्म अ बॉन्ड, चाहे वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, एट दैट कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन देयर न्यूक्लियस दैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ. ठीक, अब यहाँ पे आपको दो तरीके की बॉन्ड लेंथ मिलेंगी. एक बॉन्ड लेंथ है कोवलेंट बॉन्ड लेंथ या कोवलेंट रेडियस. द कोवलेंट रेडियस इज मेजर्ड अप्रॉक्सीमेटली एज द रेडियस ऑफ एन एटम कोर which is in contact with the core of adjacent atom in a bonded situation. आप देखिए फिगर 4.2, यहाँ पे दो आपको रेडियस दी हैं. एक में आप देख रहे हैं कि ये दोनों एटम जो हैं वो दोनों एटम एक दूसरे के एडजेसेंट हैं. ठीक, और दूसरे वाले केस में ये दोनों एडजेसेंट एटम हैं. ठीक है, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है AB, तो इसमें जो इन दोनों की रेडियस होगी RA प्लस RB, इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज बॉन्ड लेंथ. मीन्स दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस. अब वैन डर वाल रेडियस, द वैन डर वाल रेडियस रिप्रेजेंट द ओवरऑल साइज ऑफ एटम व्हिच इंक्लूड द वैलेंस शेल इन अ नॉन बॉन्डेड सिचुएशन. मीन्स यहाँ पे अब जो एटम्स हैं दे आर नॉट कोवलेंटली बॉन्डेड, दे आर जस्ट एडजेसेंट टू ईच अदर. एडजेसेंट होंगे तो ये जो रेडियस है ये भी ज्यादा होगी, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं थर्ड चैप्टर में कोवलेंट रेडियस एंड वैन डर वाल रेडियस. ठीक है, तो कोवलेंट रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन वैन डर वाल रेडियस, तो इसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ. ठीक है, सेकंड इसमें आता है, अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बॉन्ड लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, साइज के. If two atoms are smaller in size, then the distance between their nuclei is also small, so bond length will be small. ठीक, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता चला जाएगा, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, और अगर इसी तरीके से हम बात करें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की, तो सिंगल बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, देन बॉन्ड लेंथ विल बी मोर. जब 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो न्यूक्लियस एटम जो है वो एक दूसरे के और क्लोज आ जाएंगे, टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी. ठीक है, देखिए यहाँ पे इस टेबल 4.2 में कुछ बॉन्ड लेंथ गिवन है, O और H के बीच में, C और H के बीच में. आप एक रेशियो ये देख रहे हैं कि ये किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है. जब जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होता चला जाता है, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो जाती. फिर आप देखेंगे C और C का सिंगल बॉन्ड देखिए 154 है, और C और C डबल बॉन्ड 133. सेम एटम्स के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा तो उनकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी. इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड C है तो 120. ठीक है, फिर नीचे वाली टेबल में देखो H2 F2, इनकी बॉन्ड लेंथ गिवन है. ठीक, अब आप देखो H और I की गिवन है. I का साइज बहुत बड़ा होता है, तो I का साइज बड़ा होने की वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी. I2 देखिए, I हेलोजन्स है ना, F2Cl2 Br2 I2. I2 में देखिए साइज जितना बड़ा होगा लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी. ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट अब हमारा आता है टॉपिक बॉन्ड एंगल. ठीक, बॉन्ड एंगल को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द एंगल बिटवीन ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम. फॉर एग्जांपल ये H2 का हमने एग्जांपल लिया है, तो H2 में दो बॉन्ड पेयर हैं OH एंड OH.
तो इन दो बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल, द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर के बीच का जो एंगल होगा दैट इज नोन एज बॉन्ड एंगल, ठीक है। एंड दिस बॉन्ड एंगल इज डिपेंड अपॉन, ये सेंट्रल एटम पे डिपेंड करता है, हाउ मच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर को और बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी, ये एक तो ये सारे टर्म आपको जो है याद करने हैं बिकॉज ये डायरेक्ट आपको डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम। किसी भी 2 एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितना उसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर है, दैट इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। तो जैसे H2 है, साइज छोटा है, बॉन्ड एंथैल्पी विल बी मोर। एज साइज इंक्रीज होता जाएगा, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी देन बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाएगी, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए बहुत सारों का एग्जांपल यहाँ पर दिया है, H2O2 N2। आप देख रहे हैं जैसे जैसे इनके बीच के बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं, डबल बॉन्ड है O2 में, N2 में ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये आपकी बॉन्ड एनर्जी है। नेक्स्ट आपका लास्ट आता है इसमें बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली क्या बताता है, 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जैसे H2 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स दोनों के बीच में क्या है, 1, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1। जैसे O2 है, O2 के केस में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2। N2 के केस में 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3। बट कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जैसे आयंस हैं, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव या NO पॉजिटिव, उनके केस में बॉन्ड ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2.5 है, फ्रैक्शनल है। फ्रैक्शनल का मीन्स क्या है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आधा बॉन्ड हो। इट मीन्स कि समटाइम्स उसमें बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और समटाइम्स वो बॉन्ड डिसअपीयर हो जा रहा है। ऐसा कैसे होगा, ऐसा इसलिए होगा बच्चों, इसीलिए हम एक नया टर्म यूज कर रहे हैं दैट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। कई बार क्या होता है कि किसी भी एक मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर पाता। मीन्स अगर हम ये मान लें कि C और O के बीच में C ट्रिपल बॉन्ड O है, then it will not explain all the properties of CO। कई बार वो इस तरीके से बॉन्डिंग करता है, इस तरीके से रिएक्शन करता है कि हमें ये सोचना पड़ता है कि शायद इसका कोई और भी स्ट्रक्चर होगा। देन उसको हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। When any molecule represented by more than one Lewis structure, that is known as रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे O3 का एग्जाम्पल दिया है, ये देखिए O3 का जो स्ट्रक्चर है वो O डबल बॉन्ड O और O सिंगल बॉन्ड O, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। जब इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो, इसके साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए इसीलिए क्या लगा है, डबल एरो लगा है। डबल एरो मीन्स डबल साइडेड एरो, ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। तो अब देखिए, लेकिन जब इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसको स्टडी करते हैं, देन वी फाइंड कि जो ये दोनों ही बॉन्ड लेंथ हैं, बोथ बॉन्ड लेंथ आर इक्वल 128 pm, ना ही सिंगल बॉन्ड के बराबर है और ना ही डबल बॉन्ड के बराबर है। इन बिटवीन 2 बॉन्ड्स उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड से तो ज्यादा है बट डबल बॉन्ड से कम है। मीन्स उसमें क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक। रेजोनेंस हमेशा कब होगा, जब एक जगह डबल बॉन्ड है और दूसरी जगह नहीं है, तब वो डबल बॉन्ड डीलोकेलाइज्ड होता है, जिसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। एंड दैट पार्शियल डबल बॉन्ड
character create more structures and these structures are known as resonating structures, but जो actual structure होता है उसको कहा जाता है resonance hybrid। ये देखिए third structure of O3 is more accurate and it is known as resonance hybrid। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे जिससे कि आप लुईस स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकें। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।